पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा हम लोग 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। तीसरे प्रश्न का हम एक भाग कर रहे थे और उसका दूसरा भाग जो अथवा में आता है कि गद्यांश के प्रश्न उत्तर, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। आपको याद होगा हम मात्र क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, हम उसको लिखने का पैटर्न भी सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। परंतु यदि एक बार आप क्वेश्चन पेपर को लिखने का मेथड सीख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सत्र। ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला भाग है। मैंने आपको बताया था गद्यांश के 2 गद्यांश आएंगे जिसके क्वेश्चन आंसर हमें करने होंगे। उस दोनों गद्यांशों में से एक हमें करना है क्योंकि बीच में अथवा लिखा होता है। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाले गद्यांश का प्रश्न उत्तर करिए या फिर नीचे वाले गद्यांश के प्रश्न उत्तर कीजिए। जो बच्चे पहले वाले गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उनको हम बता चुके हैं। कुछ बच्चे पहले वाले को सॉल्व नहीं करना चाहते, उन्हें सेकंड के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो हम उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड वाले गद्यांश के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसको लिखने का मेथड भी सीखेंगे। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी, आपको मौखिक बताऊंगी, इसलिए आप ध्यान से सुनना और समझना। गद्यांश है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ और आप लोगों के पास यदि पुस्तकें हैं तो पुस्तकें आप निकाल लीजिए और यदि नहीं है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके प्रिंसिपल से आपको दिए होंगे, उसे आप अपने पास रख लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी, कोई भी गद्यांश को सॉल्व करने से पहले हमें उसके प्रश्नों को पढ़ना। उसका फायदा क्या होता है कि जब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं वो प्रश्न हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं, तो जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो वहीं हमें प्रश्नों के आंसर एकदम रिपीट होते चले जाएंगे, माइंड में सेट होते चले जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलेगा। जब हम पूरा पढ़ लेंगे और सारे प्रश्न हमारे मन में रिपीट हो गए, फिर हम आसानी से अपने आंसर को लिख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त, जैसे हमेशा आता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम बताएं। पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आना ही आना है। पुस्तक के किसी भी चैप्टर का कोई भी गद्यांश आ जाए पर वह आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसका पाठ का नाम भी समझ में आएगा, पढ़ते समय याद आता है कि हाँ ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था ये वाला पैराग्राफ। सेकंड है परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। वाद वाले साहित्य में, यानी क्योंकि बहुत पहले की बात चल रही है, वो पूछ रहे हैं कि जो कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम घृणा से याद करते हैं साहित्य में। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, ये हमारा था प्रश्न। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। देखो एक समस्या का यानी पहला वाला प्रश्न है, यही सॉल्व हो गया। बहुत सारी चीजें ना यही मिल जाती हैं, आपको हमें अंदर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अशोक वृक्ष, अब आपको तुरंत याद आ जाएगा अशोक वृक्ष का वर्णन हमने कौन से चैप्टर में किया पढ़ा था, याद कीजिए अशोक के फूल। अशोक का फूल चैप्टर पढ़ा था ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो अब पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया अशोक के फूल और लेखक कौन है उसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए पहला प्रश्न हमारा उत्तर मिल गया, 2 नंबर हमारे हो गए, दिमाग में बिल्कुल बस है। चौथा प्रश्न प्रकृत तथा कंदर्प देवता शब्दों का अर्थ लिखिए। अब 2 शब्द उन्होंने लिए, कितना आसान आसान प्रश्न है। प्रकृत शब्द और कंदर्प शब्द, इसका अर्थ वो पूछ रहे हैं। जब मैं आपको गद्यांश बताऊंगी तो उसमें थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे, तब आप अपने मन में उत्तर निकालना कि क्या इसको मैंने बताया था। अंतिम प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में अंश की बात करते हैं तो हमें
दिया है जिसके नीचे रेखा खींची है। जो रेखा खींची हुई है वो अंश कौन सा हुआ? रेखांकित अंश। यानी केवल जितने से लेकर जहां तक अंडरलाइन किया गया है, रेखा खींच दी गई है ब्लैक लाइन से, उसकी अंश की व्याख्या करनी है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करनी। सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई। अब 5 प्रश्न हमारे दिमाग में आ गए। एक प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होता है, क्योंकि पैराग्राफ पहचानना ही बच्चे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी यदि हमने निबंध की रीडिंग अच्छे से नहीं लगाई या क्लासरूम में जब टीचर ने पढ़ाया है उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, तो हम जो पहला प्रश्न है ना, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। और बहुत अच्छे से मतलब थोड़ी सी मेहनत से अगर हम उस चीज़ को पढ़े होते तो हमारे को 2 नंबर फ्री में मिल जाते। यह एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे मन में एक चीज़ आई है कि कोई भी पाठ का नाम और उसका लेखक हमसे मिस ना हो। यदि हमें पाठ का नाम याद हो गया तो कभी लेखक का नाम याद नहीं आता, कवि का नाम याद नहीं आता, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा हम इस समस्या का समाधान ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि जो हमारा इंडेक्स होता है विवरण का, जब हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमने स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है, किसने लिखा, किस पेज से वो स्टार्ट हो रहा है। आपको ध्यान देना, ऐसे निकालते हैं मैडम, ऐसा कहते हैं कि इस पेज को निकालिए, जरा देखो कौन से प्रश्न नंबर से स्टार्ट हो रहा है, हम भी आदत हो जाती है। तो उस विवरणिका में हमारे जितने निबंध और उन निबंधों के जो राइटर हैं, लेखक हैं, अगर हम वही उनको रखें, जैसे अशोक का फूल हमारा हजारे के साथ लिखिए, राष्ट्र स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अगर हम इस पूरी लिस्ट को 8-10 हमारे मात्र गद्य के हैं और इतने ही लगभग हमारे काव्य के चैप्टर हैं, अगर हम शीर्षक और लेखक या कवि जो भी है उसके वही रट लें तो हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा से किया गया था? अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, यानी किसके कारण से अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है? प्रकृत और कंदर्प शब्द का अर्थ और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1। प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। प्रकृत प्रकृति, वो कह रहे हैं पुराने समय में आर्यों को अनेक जातियों से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी जातियां जो उसमें होंगी तो उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उनसे युद्ध करना पड़ा। जो गर्वीली थी वो जातियां कैसी थी जिनसे युद्ध करना पड़ा? वो जाति कैसी? गर्वीली, घमंड जिनके अंदर था, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, वो हारना स्वीकार नहीं करती थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। याद कीजिए सेकंड प्रश्न, परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है? अभी थोड़ा सा उत्तर नहीं मिला है, आगे चलेंगे थोड़ा सा। और जो सहज ही मित्र बन गई, यानी 2 तरह की जातियां थी, कुछ ऐसे थी घमंड थे जिन्हें अपने ऊपर, जो हार मानना नहीं चाहती थी, उनसे आगे लोगों को युद्ध करना पड़ा। और जो बहुत ही सहज नॉर्मल जिनका स्वभाव था, वो जिनके अंदर प्रेम वाली भावना ज्यादा थी, वो बहुत आराम से आर्यों के मित्र बन गए। और जो मित्र बन गया उससे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, उसे हम बहुत स्मरण जब करेंगे तो कैसे स्मरण करेंगे? सम्मान के साथ स्मरण करेंगे। परंतु जो हमारे अगेंस्ट होता है, शत्रु होता है, उसे हम कभी भी प्रेम के साथ याद नहीं करते। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी जातियां थी जिन्हें हम घृणा के साथ याद करते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। जो सहज मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। अवज्ञा और उपेक्षा, जिन्हें हम तिरस्कृत नहीं करते, उपेक्षा का भाव नहीं रखते, बुरी नहीं है, वो अच्छी है, हमारी जो मित्र बन गई। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इस पंक्ति को हमें समझना होगा। वो कह रहे हैं असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में। पहली श्रेणी कौन थी? जो घमंडी थी, हार मानना स्वीकार नहीं करती थी। ऐसे लोगों को उसके साथ उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, उन्हें हम घृणा के साथ याद करते हैं। यानी अब वहां क्योंकि जाति स्पष्ट नहीं होती,
राक्षस, दानव और दैत्य, इन्हें हम घृणा के साथ याद करते हैं। तीसरी प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। ये वो टाइम है जब हम 15 मिनट पहले अपने पेपर को पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वहीं हमें सब आंसर मिल रहे हैं। देखो आगे चलिए। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सबसे देवता बुद्धि का सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अगर प्रश्न दिमाग में होगा तो आपको तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। थोड़ा सा ध्यान रखना मुझे। इन्होंने लिखा है अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं या गंधर्वों और यक्षों की देन है। हमारे प्रश्न में उन्होंने पूछा है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो थोड़ा सा प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर को चेंज करना होता है। हम क्या लिखेंगे? अशोक वृक्ष की पूजा। अब इन्हीं हटा देंगे, गंधर्वों और यक्षों की देन है। बिल्कुल सही से हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलिए। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन किया गया। जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो जो अशोक वृक्ष है या इस तरह के जो अन्य वृक्ष हैं जिनकी पूजा है, पीपल है, बड़ है, इनकी जो पूजा हम करते हैं, इनका बहुत विस्तृत वर्णन, सम्मानित वर्णन हमारे प्राचीन साहित्य में हमें मिलता है। यदि हमें कहीं पढ़ने को मिले तो हम परिचित होंगे इनकी विशेषताओं से। असल पूजा अशोक की नहीं। अब कह रहे हैं असल पूजा अशोक की नहीं। अभी पहले उन्होंने कहा इन वृक्षों की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। अब वो कह रहे हैं वास्तव में पूजा इन वृक्षों की नहीं होती, इन वृक्षों के माध्यम से इनके इष्ट की पूजा होती है। अब हमें पता होना चाहिए इनके इष्ट कौन है, यानी इनकी पूजा करते हुए हम वास्तव में किनकी पूजा कर रहे हैं, बल्कि उनके अधिष्ठाता, उनकी जो अधिष्ठाता है, जो उनके ईश्वर है, जो उनके इष्ट है, कंदर्प देवता की ही होती है। कंदर्प देवता, कंदर्प कामदेव की ही होती है। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चौथा प्रकृति, पहला शब्द था मैंने बताया था प्रकृति। कंदर्प यहाँ आ गया, कंदर्प देवता की होती है। कंदर्प का मैंने आपको बताया है कामदेव, मदन, मदन भी लिख सकते हैं, कामदेव भी लिख सकते हैं। तो आपको इन दोनों प्रश्नों शब्दों का अर्थ मिल गया है। हमारे 4 प्रश्न सॉल्व हो गए। अब यही हमारा 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो रहा है। रेखांकित दर्ज की व्याख्या कीजिए। वो कह रहे हैं असल पूजा अशोक की नहीं, वो कह रहे हैं वास्तव में पूजा अशोक वृक्ष की नहीं हो रही है। ये पूजा किसकी हो रही है? जो उनके अधिष्ठाता देवता है। अधिष्ठाता देवता कौन है? उनके कामदेव। वास्तव में लोग इनके रूप में कामदेव की पूजा करते हैं। ये व्याख्या चल रही है। 5वें प्रश्न का उत्तर, इसे मदन उत्सव कहते हैं। और ये जो पूजा की जाती है, जो हम अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसका वर्णन प्राचीन साहित्य में और सम्मान के साथ किया गया है, वो बता रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उस उत्सव को क्या कहते हैं? मदन उत्सव। मैंने आपको बताया था ना कामदेव का दूसरा नाम मदन भी है, तो उन्हीं के नाम से उस उत्सव का नाम रखा गया है मदन उत्सव। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। अर्थात महाराज भोज की जो पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण, उसमें इस उत्सव का वर्णन है। और ये उत्सव कब मनाया जाता है? त्रयोदशी के दिन। पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, सारे प्रश्नों में मिल गए। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लिखने का पैटर्न, यदि हम इस वाले गद्यांश को सेलेक्ट करते हैं अपने उत्तर देने के लिए, तो बच्चों हमें फिर कैसे लिखना होगा? पहले में भी मैंने आपको बताया था, सेकंड में भी मैं फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। किसी भी ऑप्शन वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें संकेत देना होता है। संकेत मैंने बताया था, शुरू के 2 शब्द डॉट डॉट लगा के अंतिम 2 शब्द, ये हमें लिखने होंगे। अन्यथा पता नहीं चलता आप किसके उत्तर दे रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रकृति है, क्या लिखा जाएगा? नहीं, पहले उत्तर नंबर 3, जो कि तीसरे का आंसर है। ये अब हम प्रश्न करते हैं प्रकृति डॉक्टर लगा दीजिए,
होता मतलब दिन होता है, ये थोड़ा सा पता चले कि हाँ कुछ मीनिंग है। दिन होता है, ये तो हमने संकेत लिख दिया। अब हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब क्या करेंगे, प्रश्न के आगे लिखा है का, टाइम की सेविंग करनी है हमें। अगर आपके पास समय है तो प्रश्न लिख दीजिए, फिर उसका उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न लीजिए, फिर उसका उत्तर लिख दीजिए। अगर इतना समय हमारे पास नहीं है तो सीधे सीधे जिस तरह से ये इंडिकेशन दिया होता है उसी तरह से हमें उत्तर में भी इंडिकेशन देते हुए आंसर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। आंसर क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हम पूरा ये सेंटेंस इसके आगे लिख सकते हैं, इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि मात्र पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें बताना है। तो का डालिए और लिखिए पाठ का नाम डैश लगाइए और लिख लीजिए क्या है पाठ का नाम, अशोक के फूल। अब उसने इसीलिए दूसरा पूछा है लेखक का नाम। लेखक का नाम कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो बच्चों कितने संक्षिप्त शब्दों में हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर पहले आंसर से ज्यादा स्पष्ट है क्योंकि पाठ का नाम आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेखक का नाम आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया और कितने संक्षिप्त से शब्दों में हमने प्रश्न का उत्तर दे। अब खा डालिए, खा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खा। उत्तर हमने वहां डालिए, बार-बार उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घड़ा के साथ किया जाता है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछे हुए मेथड के अकॉर्डिंग देते हैं। हमने पढ़ा था कौन सी वाली पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति। मैंने उसी वक्त आपको समझाया था असुर, राक्षस, दानव और दैत्य। तो हम कैसे इसका उत्तर देंगे, परवर्ती साहित्य में एक मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। परवर्ती साहित्य में अब आप आंसर दीजिए किसका, असुर। जब हम कई संबोधनों को एक साथ देते हैं तो सबके बीच में कॉमा लगाना जरूरी होता है। असुर, राक्षस, कॉमा, दानव। अब अंतिम के पहले हम क्या लगाएंगे, और। दानव और दैत्य। दैत्यों का स्मरण घड़ा के साथ किया जाता है। हो गया हमारा प्रश्न का। नेक्स्ट करेंगे गा। गा प्रश्न है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, पूरा आंसर दे दीजिए। अशोक वृक्ष की पूजा यक्ष और गंधर्वों की देन है। देखिए यहाँ था इसका आंसर, मैंने आपको बताया था और पूरा स्पष्ट उन्होंने सेंटेंस लिखा है, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। इन्हीं हटा दीजिए, आपका आंसर पूरा आ जाएगा। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं नहीं लिखेंगे बच्चा, इन्हीं शब्द को हमें हटाना था। इन्हीं अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्व, क्योंकि दो हैं ये दोनों के बीच में और आ जाएगा गंधर्व और यक्षों की सॉरी कोई बात नहीं, चलो हम फिर से लिख देते हैं। थर्ड वाला प्रश्न का उत्तर हम दे रहे थे गा, गा लिख रहे थे ना।
संदर्भों और लक्ष्यों की देन है। यानी इन्होंने ही हमें अशोक वृक्ष की पूजा करना सिखाया। इसके बाद तीन प्रश्न नंबर चुनिए। अब आएगा प्रश्न नंबर घ। डिलीट हो गए, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। घ डालेंगे। घ में लिखा है, देखो उन्होंने कौन सा है, ये तो अगला आ गया। दो मिनट रुकेंगे सभी बच्चे। चल गए।
सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हम घा वाला प्रश्न कर रहे थे। प्रकृत तथा कंदर्प शब्दों का अर्थ लिखिए। चलो बस इसे करके नहीं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करने की वीडियो घा, उत्तर नंबर घा। दो शब्दों का अर्थ पूछ रहा है तो मात्र शब्द लिखने और उसके अर्थ डालने, कोई सेंटेंस डालने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृत अब बिल्कुल स्पष्ट लिखा करो बच्चों। प्रकृत और दूसरा शब्द क्या है? कंदर्प। जितना हमारा साफ और स्पष्ट लिखा होगा उतना ही हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। प्रकृत मतलब प्रकृति और कंदर्प कामनी। ये दोनों अर्थ मैंने आपको जब व्याख्या समझाई थी आपको तब बताया। इतने से हमारा बिल्कुल स्पष्ट आंसर आ गया और ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृत का अर्थ प्रकृति और कामदेव का अर्थ वो कंदर्प अर्थ कामदेव है। इस तरह से मत लीजिए, इससे ज्यादा स्पष्ट होता है आंसर। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न वो मैं आपको लिखूंगी नहीं, आप जो है बस नंबर डालिए और मैं आपको समझा देती हूँ और बस जो मैं समझाऊंगी वो आप उसके आगे लिख दीजिएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है कि अशोक, असल में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। इसे मदन उत्सव कहते हैं कि पूजा अशोक वृक्ष की नहीं कर रहे हैं बल्कि अशोक वृक्ष के रूप में हम उनकी जो अधिष्ठाता है इष्ट है कामदेव की पूजा कर रहे हैं। और इस पूजा को क्या नाम